हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज़ उम्मीद करता हूँ बुलंद तरीके से आ रही होगी। सुपर 300 क्वेश्चंस का ये क्लास 3 है। 15 क्लासेस के लेनी है। हर क्लास में 20 सवाल होंगे। 15 मैं करूँगा, 5 आप करोगे। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और वो टेलीग्राम चैनल क्या है उसका मैं यूज़र नेम बता दे रहा हूँ आपको, इटरामो सर ऑफिशियल। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक सेशन की पीडीएफ दी जाती है जो आप वहां पर पा जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, राइट। तो ये क्लास 3 है, 15 क्लास होनी है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो गई। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। ये सीजीएल टीयर 2 के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, जिससे आपका रिवीजन भी होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, स्पेशली क्वेश्चन करने के तरीके। तो सेशंस को जरूर देखें, भले ही 2x स्पीड पे देखें, बट देखना जरूर। आगे बढ़ते हैं और मैं सवाल आज के डिस्कस करने जा रहा हूं आपके लिए। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है यहां पर कि जो हमने इसके पहले सवाल किए हैं, राइट, उनको जरूर देख लेना ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे। साथ ही साथ अगर आपने एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज एग्जामो लर्निंग ऐप को बिना देर किए डाउनलोड कर ले। डेली कैश प्राइजेस मिल रही हैं, साथ ही साथ मंथली ड्रॉ में 1 लाख रुपए तक के इनाम आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो देखिए, आज का पहला सवाल है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। थीटा 0 से 90 के बीच में दिया हुआ है। तो बताना है इसकी वैल्यू क्या है। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए, इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो ये है, ये समझना है आपको कि अक्सर जब ऐसे सवाल आते हैं तो कोई ना कोई नॉन थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आप मेंटली थोड़ा सोचने की कोशिश करो तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहां सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि सेक 60 क्या होता है आपका 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहां पर ये वैल्यू होती है आपका 2/√3, 4/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मैच कर जाएगा थीटा 60 पे। जैसे ही आपको थीटा बराबर 60 डिग्री दिखा, आप यहां पर थीटा को 60 डिग्री रखो। थीटा को 60 डिग्री रखते ही आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू ये वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई, 4 के बराबर हो गई, तो ये 8 बन गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना बनेगा, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। आगे देखो, जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसमें रूट के टर्म्स आएंगे या नहीं। आप कहोगे नहीं, इसमें देखो रूट का टर्म आएगा कि नहीं, इसे बताओ। साइन थीटा में साइन 60 में आ जाएगा, ठीक है। थीटा को अगर आपने 60 रखा तो यहां पर रूट का टर्म आएगा। फिर आपका जो सेक 60 है उसमें नहीं आएगा, राइट। आपका जो कॉस 60 है उसमें भी नहीं आएगा, उसमें रूट का टर्म नहीं आएगा, लेकिन यहां पर आएगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं इंटीजर पार्ट की, तो इतने पार्ट मेरे इंटीजर हैं, ये इंटीजर पार्ट कहलाएंगे। या आप कहोगे कि इसमें रेशनल पार्ट है, ठीक है, रेशनल नंबर इसमें है। बाकी तो रूट वाला टर्म आएगा, एक टर्म जो आएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये कितना है, 4 दूनी 8 है, प्लस अगर इनको ध्यान से मैं देखूं और मैं इनको कंबाइन करूं खाली, तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 2 3 5, राइट। 8 चौके 32, 5 37/4। सो आप खुद देखो कि जो आपका रेशनल पार्ट है वो 37/4 आएगा, बाकी जो पार्ट होगा वो रूट में होगा। अब देखो 37/4 खाली सी ऑप्शन में दिख रहा है, 37/4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बाकी सब में तो 19/6, 33/6, 33/4 जो इसके बराबर नहीं है। तो आप खाली रेशनल पार्ट देख लो, और रेशनल पार्ट चूंकि हर ऑप्शन में अलग है तो आपको आसानी से वैल्यू मिल गई बिना किसी तकलीफ के। आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते तो एक स्टेप और है, यहाँ पर साइन 60 आपका हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस एक √3 इसमें ऐड कर देना है, तो आपको पूरी वैल्यू मिल गई 37 + 4 √3/4। तो ये वैल्यू आपकी सी करेक्ट हो गई। अगर आप थीटा 60 गेस नहीं कर पाते हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वो भी कोई चैलेंजिंग नहीं है, इसको आप तोड़ लो, है ना। 1/cos², ये आपका वैल्यू हो जाएगा सिंपली 1/sin² में। और उसको करने के बाद आप सिंपली एक साइड ले आओ तो आपको मिल जाएगा tan² 60, और tan² 60 आपका मतलब tan थीटा √3 के बराबर हो जाएगा। माइनस लेना नहीं है क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में, तो tan थीटा जैसे ही आपका √3 आया थीटा 60 होगा, तो वैसे भी निकाल सकते हो, एक स्टेप का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा सा है, तो इसको आप सीधे भी निकाल सकते हो tan² थीटा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको वैल्यू पुट करो, जरूरत नहीं है, सीधा सा सवाल है, ठीक है। बट कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मल्टीपल टर्म्स होंगे, वहां पर वैल्यू रखना कई बार यूजफुल हो जाता है, क्योंकि थीटा 30 या 60 में से कुछ ना कुछ होता है, या 45, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए जो रेशियो एफिशिएंसी का है पंकज का मोहन से वो 8 रेशियो ना है। एक साथ जब वो काम करेंगे तो वो काम को 14.5 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया है, और जो बाकी काम है उसका 61 7/13% ऑफ द रिमेनिंग वन। सो बाकी काम का इतना काम किसको करना है, पंकज को करना है, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। अब देखिएगा ध्यान से,
8 एफिशिएंसी एक की, 9 एफिशिएंसी एक की, मिला के एफिशिएंसी में बोल सकता हूं 17 यस। और 14.5 दिनों का काम है। अगर इसमें से 8 दिनों का काम इन्होंने कर दिया है तो काम बचा कितना है, आपको के 6.5 दिनों का, यानी 6.5 डेज का काम बाकी है। और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 17, तो इतना काम कुल मिला के बाकी है। अब इस काम को मैं किससे करवाना चाहता हूं, इस काम को नहीं, इसके इतने परसेंटेज को, इस रिमेनिंग काम के इतने परसेंटेज को मुझे पंकज जी से कराना है। तो मैं निकालूंगा कि ये कितना है। सो आप कहोगे 61 7/13 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 छक 78, 78 बना, तो ये 793 + 7 ये बनेगा 800/13%। और 800/13% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है भैया वो 8/13 होता है। यानी इस काम का मुझे 8/13 ही करवाना है, 8/13 ही करवाना है। और ये जो 6.5 लिखा है, 6.5 को अगर मैं लिखूंगा तो ये 13/2 बनेगा। और ये काम कौन करने वाला है, पंकज। पंकज जी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा और जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। सो 8 से 8 कट गया, 13 से 13 कट गया, 17/2 बचा। तो 17/2 आपका कितना हो गया, 2 8 16, 1/2 दिन, तो 8.5 दिन आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, एफिशिएंसी यूज कर ली, टोटल जितने दिन का काम बचा था 12.5 दिन का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर उतना काम बाकी बचा है, फिर उसका 8/13 निकाल लिया। किसको करना है, पंकज को, पंकज की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 8.5 डेज। कुछ नहीं था इस सवाल में, ठीक है। अगला सवाल देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो एवरेज है 13 नंबरों का 141 है, एवरेज पहले 3 नंबरों का 114 है और बाद में 7 नंबरों का एवरेज 143 है। 11वां जो नंबर है वो 2 गुना है 12वें नंबर से। 12 नंबर ऑफ एंड क्या होता है, ऑफ हटाओ, यहां से एंड ही होगा। 12 नंबर एंड 12 नंबर इज 6 लेस देन 13th नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12th एंड 13th नंबर। तो देखो क्या है, 13 नंबर है, उनका एवरेज कितना दिया है तुम्हें, उसका एवरेज दिया है 141, तो लिख दिया। पहले 3 नंबरों का एवरेज दिया है आपको 114, यहां लिख दो। अगले 7 नंबरों का एवरेज आपको कितना दिया है 143, यहां लिख दो। फिर आपको दिया है 7 3 10 नंबर हो गए, फिर 11वां नंबर है, 12वां नंबर है और 13वां नंबर है। तो देखो यहां पर क्या बोला है कि 11वां नंबर 12वें नंबर का कितना है, 2 गुना है। सो अगर इसको x बोलूंगा तो ये 2x है। और साथ ही साथ आपको दिया है कि जो 12वां नंबर है वो 13वें नंबर से 6 कम है। 13वें नंबर से 6 कम होना या 13वें नंबर इससे 6 ज्यादा होना एक ही बात है। अगर ये 13वें नंबर से 6 कम है तो मैं कहूंगा 13वां नंबर 12वें नंबर से 6 ज्यादा है। तो अगर इसको x माना तो x + 6 हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे 12वें और 13वें नंबर का एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। सो जो निकालना है मुझे वो क्या है, x + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी x + 3 निकालना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x है, ये x से 6 ज्यादा है तो 6 को 2 टुकड़ों में बांट दो 3 3, तो x + 3 एवरेज हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x + 3 आ जाएगा। x निकालते हैं। आपने कहा 141 जो पूरा एवरेज है उसके रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर नेट डेविएशन 0 होगा तो मैं कहूंगा ये नेट डेविएशन मुझे कितना दे रहा है 114, 141 के रेस्पेक्ट में आप कहोगे -27 का, लेकिन 3 लोग हैं तो ये बनेगा -81। ये 143 है तो +2 दे रहा है, और कितने लोग हैं, 7 लोग हैं तो ये देगा +14। इन दोनों लोगों को अगर कंबाइन कर लूं मैं, तो आपने देखा कि -67 का डेविएशन मुझे मिल रहा है इन दोनों से। तो आपको ये पता है ये तीनों मिला के मुझे कितना देंगे, आप कहोगे +67 का डेविएशन देंगे। +67 डेविएशन का मतलब ये होता है कि एवरेज के हिसाब से इनको कितना होना चाहिए, 141 × 3, तो डेविएशन 0 होता। 141 × 3 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू कितनी है, 423। सो बेसिकली मुझे जो चाहिए इन तीनों का सम वो चाहिए 423 + 67, तो नेट डेविएशन इनका 67 होगा। ये वैल्यू कितनी है आपकी, 490 के बराबर है। तो आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि इन तीनों का सम मुझे 490 चाहिए। अब देखो 2x + x + x, ये हो गया तुम्हारा 4x + 6, और ये वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर है, 490 के बराबर है। अगर 4x + 6 मेरा 490 के बराबर है तो 4x कितना होगा, आप कहोगे 484 के बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 121। अब x की वैल्यू अगर 121 आ गई तो मेरा आंसर कितना हो गया, 121 + 3 124, यानी आंसर क्या हो गया आपका A। तो डेविएशन यूज करो, नेट डेविएशन 0 बनाना है। जिस नंबर का जो भी पूछेंगे निकाल देंगे। और इस टाइप पे इतने क्वेश्चन आ चुके हैं अब कि आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस क्वेश्चन को करना है डेविएशन यूज करके। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन और गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। सो उम्मीद करता हूं ऐसा काम तुम एग्जाम में नहीं करोगे। यो देखो सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है दिए गए चित्र में जो लेंथ है कॉर्ड AB की, इस कॉर्ड AB की लेंथ कितना दिया है, 36, और जो टेंजेंट है स्मॉल सर्कल पे ये भी दिया हुआ है। और कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल, कह रहा है इन दोनों सेंटर्स को अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये कह रहा है कि ये जब आप ज्वाइन कर दोगे ना इन दोनों को,
तो ज्वाइन करने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। आपको बताना है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड बिग सर्कल बट आउटसाइड द स्मॉल सर्कल। तो आपको एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है, ऐसे करके ये एरिया निकालना है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर ये सर्कल जो रखा हुआ है ये सेंटर है इसका, ठीक, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है कुछ ऐसा, क्योंकि ये ऐसे करके बताया गया है, ऐसे करके, और कह रहा है कि ये वाली ऐसी लाइन है ऐसे करके जो टेंजेंट है, और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये पूरा सर्कल इसके अंदर है, तो मैं कहूंगा मैं इस सर्कल को सरकाऊंगा। तो अगर मैं इस सर्कल को सरकाऊंगा तो ये टच करके ऐसे सरकता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये सर्कल यहां पहुंच जाएगा, कुछ ऐसे सरक के ऊपर निकल गया। आपको पता है क्या होगा, जब ये सरक के ऊपर निकल रहा है तो ये कोई एक्स्ट्रा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका जो सेंटर है जब ये मूव करेगा ऐसे, तो ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे उठ जाएगा, ऐसे यहां पहुंच जाएगा। और जब ये यहां पहुंचेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना एरिया ये यहां ऑक्यूपाई कर रहा था, ये अगर सरक के हमने यहां इसका सेंटर बना दिया, जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है लेट से, तो भी वो उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा। बेसिकली हमने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, कुल मिला के हमने सिचुएशन कुछ ऐसे ही कर दी, ऐसे कर दी, ठीक है, इसको हमने सरका दिया, तो ये कोई एक्स्ट्रा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अंदर तब भी था अंदर अब भी है, तो मुझे बस ये बाहर वाला एरिया चाहिए अब, ठीक। तो आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान हो गया। आप सवाल में कुछ बचा नहीं, देखो ये लाइन जैसी थी वैसी ही रहेगी, ऐसे इस लाइन को तुमने बोल रखा है कि ये 36 है तो रहेगी, सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। साथ ही साथ देखो ध्यान से, ये लाइन कितनी है, इसको हम बोलेंगे रेडियस r बड़े लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। अब ये जो एरिया है ये बीच वाला, ये कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, और ध्यान से देखना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बनेगा आपका 18 स्क्वायर के बराबर। तो आंसर हो गया तुम्हारा 324 पाई, तो उत्तर हो गया 324 पाई। सिंपल सी लॉजिक आपको यही लगानी थी कि सर्कल को अगर हम ऊपर सरकाएंगे तो ये कोई एक्स्ट्रा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो जो भी एरिया इन दोनों के बीच में था वो इसको अंदर उठा के कहीं भी रख दो, ठीक है, तो वही रहेगा। तो उस तरह से आपका सीधा उत्तर आ गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। बड़ा भयानक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसको हम आराम से करेंगे और हो जाएगा सवाल। देखो यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो देखो 9 लिखा है तो इसको 9 लिख दो। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ को सॉल्व करोगे तो ये 12 इंटू 12 144 हो जाएगा सबसे पहले। और ये डिवीजन का साइन देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ये 12 इंटू 12 है, और जो ये डिवीजन का साइन है अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूं तो देखना ध्यान से, ये 1/144 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी 144। तो 12 इंटू 12 रहेगा, डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/144 कहलाएगा। फिर देखना ध्यान से, आगे क्या है तुम्हारा, यहां पर 12 है, 12 लिख दिया, डिवाइडेड बाई यहां पर 12 है और यहां 6 इंटू 6 क्या है 36 है। तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये 12 इंटू 36 हुआ आपका, तो पहले 12 12 से डिवाइड होगा तो ये बनाएगा आपका 1, 12 12 से डिवाइड होगा तो बनाएगा 1, और जो इधर वैल्यू है ये सॉल्व किया हमने 36। बेसिकली ये 12/12 इंटू 36 है, तो 12/12 कट जाएगा और ये 1 इंटू 36 बना। नीचे से ध्यान से देखो आपको क्या क्या मिलेगा, ये 6 है, यहां पर 6 बाई देखो क्या है आपका 6 ऑफ 6 आपका कहलाएगा 36, प्लस ये 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 ऐसे करके है। तो देखो इसको ध्यान से, अगर मैं इतने को ध्यान से दिखाऊं आपको तो ये क्या है, ये 6 से 6 कट जाएगा, राइट, क्योंकि ऐसे कर लो आप 36/6 तो ये 6 है, तो इसको 6 लिख दिया मैंने। माइनस देखो क्या है 6 डिवाइडेड बाई क्या है आपका 18 है, तो इसको 18 लिख दिया। अब सिंप्लीफिकेशन कर लो सीधे, ये 12 12 कट गया तो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 10 प्लस 36। बहुत ध्यान से देखो ऊपर कितना आ गया मेरा 46, ऊपर मेरा 46 आ गया, और ये जो 6/36 है इट इज 1/6 प्लस 6 माइनस 1/3। दिस इज व्हाट द एंटायर स्टोरी इज डिनोमिनेटर। मैं नीचे क्या करने जा रहा हूँ 6 एलसीएम लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर मैं लिख रहा हूँ 46, नीचे में क्या कर रहा हूँ 6 एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये 6 के नम 6 है, यहाँ पर आपका 36 है, माइनस 3 दूनी 6 है, तो ये नीचे वैल्यू हो गई 35, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 35, और ऊपर कितना हो गया 46 इंटू 6, 46 इंटू 6 करोगे तो आप देखो कितना मिलेगा 276, 240 प्लस 36 कितना हुआ 276, तो 276/35 आ गया आपका। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा आप बताओ मुझे, 8 बार जाएगा क्या, 8 बार 280 होता है, तो 8 बार जाएगा नहीं, या 8 बार से थोड़ा सा कम होगा,
7 और ये देखो दिस वैल्यू इज क्वाइट क्लोज टू 1, 31/35 तो यही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर सॉल्व करना है तो कर लो। 35 × 7 निकालो, कितना आएगा आपका? 35 × 7 आपका होता है 245, तो 35 × 7 आपका 245 हो गया। और उसके बाद ये कितना बाकी है? 31 बाकी है, 31/35। तो अगर आपको एग्जैक्टली भी सॉल्व करना है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी और बी उत्तर तुम्हारा सीधा का सीधा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। इन सवालों में किसी के पास कोई जादू नहीं होता है, पेशेंस रखोगे तो सवाल निकल जाएगा बिना किसी समस्या के। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करा कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, दो टेंजेंट ए पॉइंट से ड्रॉ की गई है, कहां पर? P पर और R पर। और आपको बताना है कि अगर PAR एंगल 88 डिग्री है तो PSR और PQR एंगल का रेशियो क्या होगा। तो जरा देखते हैं, पहले सवाल को हमें बनाना ही पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया लेट्स से ओके। अब मुझे क्या बनाना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो ऐसे करके बनाओ, ठीक है, कुछ ऐसा P Q R और S, ये मैंने बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और देखो ध्यान से, यहां पर आपको दिया है PAR एंगल। अब A पॉइंट क्या है? पॉइंट A से ही सारा कुछ किया गया है। यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, और यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, और ये एंगल तुम्हारा दिया है कितना है? ये 88 डिग्री है, 88 डिग्रीज। मुझे क्या निकालना है? PSR और PQR एंगल का रेशियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें जरूरत पड़ती है सेंटर की। सेंटर यहाँ है मान लिया। अब मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं ऐसे और इसको मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो आप कहोगे ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये टेंजेंट है, टेंजेंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल मिलता है। अब ये मेरा 90 हो गया, ये मेरा 90 हो गया, 180 निकल गया, 180 यहां बनना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा आपका? आप कहोगे ये एंगल होगा तुम्हारा 92 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ना भैया, ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आपको कोई शंका है क्या? आपको वैसे भी याद होगा कि ये 180 माइनस ये एंगल होता है अगर ये हम सेंटर्स को टेंजेंट से मिला दें तो। क्या इससे आंसर मिला? क्या इससे आंसर मिला? जी हाँ। कैसे? देखो ध्यान से, जैसे आपको ये एंगल मिला, अब आप ये लाइन इमेजिन करो कि मैं इस S पॉइंट को, R पॉइंट को और P पॉइंट को ऐसे डायरेक्टली मिला रहा हूं, तो ये PR एक कॉर्ड बनेगी और ये कॉर्ड सेंटर पे क्या बना रही है? 92 डिग्री। अगर सेंटर पे ये 92 बना रहा है तो यहां क्या बनाएगा? 92 का आधा। सेंटर पे बना हुआ एंगल 2 गुना होता है सर्कमफ्रेंस से। तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 46 डिग्री। और ये एंगल अगर 46 डिग्री हो गया तो एक्चुअली में आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि PSR में अगर 46 है तो 46 सिंप्लीफाई होके मुझे सिर्फ 23 दे सकता है, 22 और 7 और 29 नहीं दे सकता। आप काटो जरा 46 को, 46 को काटोगे तो 23 ही मिल सकता है या 2 मिल सकता है। ठीक है, ये आपको और कुछ नहीं दे सकता, तो आंसर ये हो गया। फिर भी कैलकुलेट करा के दिखाता हूं। अगर ये 46 है तो आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल S प्लस एंगल Q का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप कहोगे अगर ये वैल्यू 46 डिग्री है तो एंगल Q मेरा यहां से निकलेगा 180। सो एंगल Q मेरा हो गया 180 माइनस 46, 134 डिग्री। अब आपको जो रेशियो निकालना है PSR का PQR से, ये बना 46 रेशियो 134। 2 से अगर काटोगे तो ये बनेगा 23, 2 से काटोगे तो ये बनेगा 67। सो वैल्यू आपकी हो गई 23 रेशियो 67। पर आपको पूरा सॉल्व करना था नहीं, है मैंने आपको दिखाया है कि आपका आंसर सीधे आ जाता कि ये वैल्यू 23 रेशियो 67 है। केवल इतना देखिए कि ये 46 आ रहा है। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है अगर x की पावर 8 माइनस 4354 x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो पूछ रहा है कि बताओ x माइनस 1 अपॉन एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल वैल्यू, राइट। सो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बट मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे करना है। आप इस इक्वेशन को लो और यहां से आप x की पावर 4 से डिवाइड करो, तो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 4354। अब यहां से देखो, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हुआ तो आपको पता है इसमें क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं, तो 4356 प्लस ये 4356 बन जाएगा एक्चुअली, 4354 प्लस 2, 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेते हैं। अब ये वैल्यू आपकी बनी 4356 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने का एक तरीका मैंने आपको सिखाया है। और देखो इस सवाल में क्या है, जिस तरह से वैल्यूज यहाँ लिखी हैं, डेफिनेटली हमें जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर इंटीजर मिलने वाला है स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कभी भी निकालना है, लास्ट 2 डिजिट अगर आपको कभी भी 56 दिखती हैं तो इस नंबर का लेना देना 16 से होता है। इस नंबर का लेना देना 16 से होता है, मतलब ये 50 के किसी मल्टीपल से या तो 16 आगे होगा या 16 पीछे होगा। अब आप कहोगे ये नंबर अगर मैं देखूं तो ये किसके बीच में है? आप कहोगे 60 स्क्वायर से ज्यादा है और 70 स्क्वायर से कम है। ये भी साफ साफ दिख रहा है मुझे, 60 स्क्वायर से ज्यादा है, 70 स्क्वायर से कम है। और 50 के किसी मल्टीपल से 16 ज्यादा है या 16 कम है।
तो जाहिर सी बात है ये 50 प्लस 16 यानी 66 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर 100 को देखोगे 100 से 16 पीछे क्या होता है 84, और 84 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 60 से 70 के बीच में, तो ये वैल्यू आपकी 66 निकल के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब यहां से अगर आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो ये भी आपको पता होगा कि इसमें 2 माइनस करेंगे और 2 माइनस करके हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वैल्यू आपकी 64 का स्क्वायर रूट आएगी जो कि 8 के बराबर है, जो कि वैल्यू क्या है 8 के बराबर है। तो इसमें आपको सारी चीज समझ में आ गई, राइट, कि ये वैल्यू आने वाली। दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का, मैं एक और बता सकता हूं। देखो आपको ये मालूम है कि जब भी हम x माइनस 1/x से चलना शुरू करेंगे और हम x स्क्वायर प्लस 1/x² बनाएंगे, उसके बाद हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बनाएंगे, तो इसमें या तो 2 जुड़ता है या घटता है। दैट लॉजिक इज क्लियर टू एवरी बच्चा, ठीक है, 2 जुड़ता है या 2 घटता है। अब मुझे बताओ कि अगर आपने यहां पर ऑड नंबर से शुरुआत करी, तो ऑड में अगर कभी भी तुम 2 जोड़ोगे तो ऑड रहेगा, ठीक, तो यहां x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ऑड आना चाहिए, पर वो इवन है, इसका मतलब आंसर या तो 8 है या 6, दोनों में से ही कोई करेक्ट है। तो देखो 50-50 तो तुरंत हो गया, 8 होगा या 6 होगा। अब आंसर 8 या 6 होगा, तो मान लिया 6 लेके तुम चेक करो, तुम 6 लेके चेक करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इतना देगा ही नहीं, आपको करके देखो, ठीक है। x माइनस 1/x आप मान लो और फिर वहां से आप करके चलना शुरू करो। आप कहोगे स्क्वायर करके 2 जोड़ दोगे तो यहां पर कितना मिलेगा, अगर 6 लेके चलते हो तो 38 मिलेगा, ठीक है। अब 38 का जो स्क्वायर करके 2 घटाओ जरा, 38 का स्क्वायर अगर करोगे तो 1600 से कम वैल्यू आएगी, कहां से पाओगे 4354 नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत ही कह दोगे आंसर मेरा क्या है बी। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा करो, बट डायरेक्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कर लो, आसानी है, मुश्किल नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि जो ग्राफ है 5x प्लस 2y बराबर 5, 7x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपको बताना है 5 अल्फा प्लस 23 बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इतना सरल सवाल है कि हम बता नहीं सकते आपको, पर ठीक है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो आंखें खुली होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि x का जो कॉफिशिएंट है और यहाँ माइनस में जो वैल्यू है वो सेम है। x का जो कॉफिशिएंट है और यहाँ पर आप देखोगे अगर 5 को इधर लाओगे माइनस में, तो ये वैल्यू क्या है सेम है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 0 रखूं, दोनों ही क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो 5 × 1 5 प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0, 7 × 1 7 माइनस 0 माइनस 7 बराबर 0, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, जिसको आपने बोला है अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और बीटा आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब तुम्हें निकालना है 5 अल्फा प्लस 23 बीटा, तो वो हो गया 5 × 1, क्योंकि बीटा हो गया तुम्हारा 0, तो आंसर क्या आ गया 5। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन भी सॉल्व नहीं करनी पड़ी। अब फिर भी आपको करना है तो आप कर लो। अब कई लोग इसमें भी लग जाते हैं, सीधे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, नहीं जरूरत है भैया, सीधा दिख रहा है, ठीक है, कि अगर तुम y को रखो 0 तो सेटिस्फाई हो गया x बराबर 1, तो अल्फा बीटा आपका आ गया और आपका सीधा आंसर आ गया। ये देखिए यहां पर आपको दिया 131 माइनस 90√2 बराबर a माइनस b√2, तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो वैल्यू आपको दी है 131 माइनस 90√2, इसको मुझे किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर में व्यक्त करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि तभी स्क्वायर रूट ले पाएंगे। तो आपको पता है इसको आप कंपेयर करते हो 2ab से, 2 अगर मैं हटा दूं तो a इंटू बी का प्रोडक्ट कितना मिलेगा 45√2। अब 45√2 को मुझे 2 तरीके से ब्रेक करके देखना है। सो नेचुरली मुझे 9 × 5 = 45 पता है, तो इसको अगर 9 × 5√2 में लिखता हूं, तो मान लेता हूं मैं ये a है और ये b है। सो मैं देखूंगा कि क्या ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। सो आप कहोगे देख लो, a स्क्वायर की वैल्यू 9 × 9 = 81 बनी, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी 5√2 का डबल यानी 50, क्या इसकी वैल्यू 131 आ गई। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि a और b, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस आपका 2ab। द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है और ये आपका b माइनस a का भी होल स्क्वायर हो सकता है। बोथ आर पॉसिबल, दोनों सेम चीज देते हैं। आपको बस ये समझने की अब जरूरत पड़ेगी कि जो ये वैल्यू है मेरी 131 माइनस 90√2, इसको मैं क्या लिखूं। देखो अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा नहीं, आप उल्टा पुल्टा कर दोगे तो भी इट वॉन्ट मैटर मच, क्योंकि अल्टीमेटली आपको a स्क्वायर और 2b स्क्वायर निकालना है। सो अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा भी कर दिया तो आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा नहीं, बट लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझिएगा। स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। अगर स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है
तो देखो ए और बी में से कौन सा बड़ा है, 5√2 7 के आसपास होगा, 14 पंचे 70, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। सो आपको सही तरीके से इसको ए माइनस बी ही लिखना है, इसका स्क्वायर रूट। बी माइनस से लिखोगे तो गलत है, ऑल्दो इस केस में उत्तर सही आ जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है तो फर्क पड़ेगा नहीं कि प्लस का माइनस हो गया तो भी चलेगा, बट आइडियली दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। क्योंकि किसी और सवाल में जहां पूछेगा, मान लिया कि 5a + 2b कितना है, तुमने उल्टा कर दिया तो आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा, तो ये समझ लेना। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी 9 - 5√2 के बराबर हो गई। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि a - b√2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपका a का वैल्यू कितना हो गया 9 और b का वैल्यू कितना हो गया 5 हुआ, 9 और 5 आ गया। अब अगर ये वैल्यू 9 और 5 आ गई तो यहां जाओ, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 55, 25 दूना 50, तो ये वैल्यू हो गई √131। अगर ये वैल्यू √131 के बराबर हो गई तो देखो सॉल्व मत करना इसको, ये वैल्यू 11 स्क्वायर से 12 स्क्वायर के बीच में है। 11 स्क्वायर 121 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, ये वैल्यू उसके बीच में है कहीं, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कहीं बीच में होगा, 11 और 12 के बीच में होगा, और 11 और 12 के बीच में एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो यही सही होगा। हमें निकालना ही नहीं पड़ा, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना कि कितना है। 11 और 12 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है तो आंसर भी 11 और 12 के बीच में होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 11.45। सरल है, बहुत सरल है, क्या दिक्कत है। ये सवाल देखिए, कह रहा 3 साइड है एबीसी की, ए बी एंड ए सी को प्रोड्यूस किया गया है पी और क्यू पे, और कह रहा जो बाइसेक्टर है सी बी पी और बी सी क्यू आर पे मिलते हैं, अगर बी ए सी एंगल 42 डिग्री है तो बी आर सी निकालना है। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, तो इतनी बार पूछ लिया गया और वो भी इतना सरल है कि कभी ना भी पूछेंगे तो तुम निकाल ही दोगे। देखो ये एंगल इन्होंने आर बोला है, ये वाला एंगल इन्होंने उठा के मुझे दे दिया है 42 डिग्री। बस ये क्या पूछ रहे हैं कि इसका 1/3 1/3 ऑफ दिस एंगल निकालना है मुझे। ये एंगल कितना होता है तुम्हारा 90 - a/2 होता है। सो 90 - 42/2 कितना हो गया 21। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 90 - 21, अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 69 डिग्रीज। तो 1/3 तुम्हें निकालना है 69 डिग्रीज का, 3 दूनी 6 30 डिग्री। अब कहोगे ये सवाल क्यों करवा रहे हो सर, बस दिखाने के लिए कि ऐसे सवाल भी एग्जाम में कई बार आते हैं, तो इतना मत डरो कि भैया सवाल सब आएंगे सब सवाल बहुत कठिन आएंगे, ऐसा नहीं होता। कई सवाल ऐसे ही होते हैं लाइक दिस, ठीक है, कम से कम पेपर में ऐसे 10-12 सवाल होते हैं जो बिल्कुल देखते ही हो जाते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी। तो इनको भी तो पकड़ के करना है ना। 80 सवाल ऐसे होंगे जो इजी या मॉडरेट होंगे, थोड़ा 15-20 सवाल होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा परेशान करेंगे कैलकुलेशन और डिफिकल्टी लेवल में। कोई नहीं, सवाल देखो, एबीसी ट्राइंगल है, सीबी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट डी तक इस तरीके से कि एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है, सीए की वैल्यू 42 है, सीबी की वैल्यू 28 है, बताओ सीडी किसके बराबर है। डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया, तभी कुछ समझ में आएगा। तो मैंने कहा ये हो गया ए, ये हो गया मेरा बी और ये हो गया सी। कह रहा है सीबी को बढ़ाओ डी पॉइंट तक, तो सीबी को बढ़ा लो, सीबी को बढ़ा लिया डी पॉइंट तक। और कह रहा है कि जो आपका एंगल आपका एडीसी है, ये डी पॉइंट हो गया, एडीसी एंगल किसके बराबर है बीएसी के। देखो ऐसा जब भी सवाल आए ना तो एंगल का नाम दे दो, एडीसी और बीएसी, मैंने दोनों को अल्फा अल्फा बोल दिया ताकि पता चले कि कौन बराबर है, ठीक है। और देखो क्या बोला इसने और बोला है सीए की वैल्यू जो है ये 42 है, तो इसको 42 बना दिया। सीबी की वैल्यू जो है ये वैल्यू ये 28 है, इसको मैंने 28 बना दिया, ठीक है। सीडी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, सीडी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है भैया, सी यहां पर है और डी यहां पर है, सीडी की ये पूरी वैल्यू निकालनी है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा देख के लग रहा है 28 से ज्यादा होगा कि नहीं, बिल्कुल महसूस हो रहा है कि 28 से ज़्यादा होगा, तो 28 तो नहीं होगा। अब जो भी होगा कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो खास बात क्या है, मैं कुछ और एंगल लिखूंगा। ये जो एंगल सी है इसको देखना ध्यान से, ये एंगल इसमें अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए सी बी, बहुत ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए सी बी, इसमें एक एंगल अल्फा है, एक एंगल सी है और एक एंगल बी है। दूसरा ट्राइंगल देखना, इसमें एक एंगल अल्फा है डी और एक एंगल सी है और एक एंगल ए है। क्या है दोनों सिमिलर होंगे, जी हाँ, दैट सिमिलर, ठीक है। सो अब मैं कुछ नाम देने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सी एंगल दोनों में कॉमन है, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो देखो ये अल्फा वाला एंगल यहां कॉमन हो गया, ये अल्फा वाला यहां कॉमन हो गया, सी जो है जिसको थीटा बोल दिया, ये थीटा यहां भी कॉमन हो गया। अब एक एंगल जो बचा है जो यहां पर बी है, इसको मैं बोलता हूं बीटा, तो यहां पर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बीटा पूरा, DCA। तो अब ये क्लियर होगा कि दोनों ट्राइंगल में जो सेम एंगल हैं
जो सेम एक्चुअली दो एंगल बराबर होती है ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, पर मैंने तीनों एंगल को नाम ले दिया है ताकि मुझे लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, CD। तो आप देखो ये CD जो है बड़े वाले ट्राइंगल में, ये इस बीटा वाले एंगल के अपोजिट है, तो मैं सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में इस बीटा के अपोजिट लिख रहा हूं CD, तो यहां पर मैंने लिख दिया CD। अब यही चीज मुझे देखनी है छोटे वाले ट्राइंगल में बीटा के अपोजिट क्या है, आपने कहा 42, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने 42 बराबर, और भी दो नोन साइड पकड़ेंगे, देखो ध्यान से, यहां बीटा के अपोजिट क्या है, यहां बीटा के अपोजिट मेरा है 42, यहां ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया। अब देखो और क्या क्या पता है, यहां देखो अल्फा के अपोजिट क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा के अपोजिट क्या है 42 है, तो यहां 42 लिख दिया। ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूं, CD जो मैंने लिखा था ना यहां पर, ये बड़े वाले ट्राइंगल में था, तो इसलिए CD और यहां बड़े वाले ट्राइंगल में फिर अल्फा के अपोजिट लिखा मैंने, और छोटे वाले ट्राइंगल में अल्फा के अपोजिट क्या है, ये 28। तो ये हो गई तुम्हारी, यहां से CD की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। देखो ये 28 है ना, और ये 42 है, तो ये 1.5 है। CD की वैल्यू कितनी आ गई, 42 का 1.5 गुना, और 42 का 1.5 गुना कितना होता है 63। डी ऑप्शन हो गया, नो कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्वेश्चन, इजीली यू कैन सॉल्व दिस। सिमिलरिटी के क्वेश्चन आते हैं भैया, आसानी होते हैं लेकिन लोग लगा नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एंगल वेंगल मार्क करके करोगे जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस सवाल करें, एक आदमी है, उसने गुड्स को X% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क किया और अलाउ किया डिस्काउंट 30% का मार्क प्राइस पे, अगर उसका प्रॉफिट 12% है तो बताओ X की वैल्यू क्या होगी। इससे सरल सवाल क्या हो सकता है, मार्कअप 60% है कह रहा है, खत्म। कैसे इतना जल्दी कर लिया मैंने, पता है, ठीक है। 50 अगर लोगे और 30% दोगे ना तो ये 5% होता है, 60 करोगे तो 16 3 48 12 बचेगा, तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, नथिंग इन द क्वेश्चन एक्चुअली। और वैसे भी आप सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि कभी भी आपको CP और MP का रेशियो लिखना हो तो ये हो जाता है आपका 100 माइनस जो भी डिस्काउंट है 30, और यहाँ पर आपका हो जाता है 100 प्लस 12, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है, तो ये हो गया आपका 70, और ये कितना हो गया 112, कितना है भैया, आपने कहा दिख रहा है 42 का चेन 70 पे 60% मार्कअप परसेंटेज, तो आप रेशियो लिख के भी आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। 100 माइनस डी 100 प्लस पी, CP का MP का रेशियो से निकल गया ना, CP MP रेशियो निकल गया, तो आपको परसेंटेज भी मालूम है। आप चाहो तो डिवाइड कर लो इसको, 7 से डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे 16 होगा, 10 से 16 क्या है 60%, कैसे भी कर लो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 50 बराबर 8b माइनस 10c माइनस 12a, देन ab माइनस bc प्लस ca की वैल्यू क्या है। तो देखो कभी भी एक ही एक्सप्रेशन दिया है जिसमें a स्क्वायर में है a b c 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, एक ही तरीका है कि इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाके स्क्वायर बनाओ, और कोई तरीका नहीं है। एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कहाँ सॉल्व होगा, एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता है, 3 कहाँ से होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इसका मतलब सॉल्व होगा, इसका मतलब इनको लेफ्ट में लाके स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिया है 4a स्क्वायर प्लस 12a एक साथ आएगा, दूसरा आपका जो है b स्क्वायर माइनस 8b एक साथ आएगा, तीसरा आपका जो है c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर प्लस 10c एक साथ आएगा। अब देखो ये जो 50 है ना, ये पता है किस लिए है, ये मदद करेंगे इनको स्क्वायर बनाने में। और सबसे खास बात क्या होती है इस सवाल में, अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं दिया तो तुम टेंशन मत लेना कि इनको कितना देना है, इनको कितना देना है, इनको कितना देना, तुम परफेक्ट स्क्वायर लिखो, जितना देना है वो यहीं से आएगा, वो यहीं से आएगा। ये अल्टीमेटली खत्म नहीं होंगे, अगर ये खलास नहीं होंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व तभी हो सकता है जब मुझे कुछ ऐसा मिले, a माइनस k1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k2 का होल स्क्वायर काइंड ऑफ प्लस c माइनस k3 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ कुछ कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए, तो इनकी इतनी चिंता ना करो, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ज्यादा ही है। बस मुझे यहाँ देखो क्या लिखना है, मुझे यहाँ लिखना है कि ये वैल्यू जो बनेगी 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगी, क्यों, तभी ये 3 दूनी 6 दूनी 12 बनेगा। तो बस इसका ध्यान रखो कि तुम इन दोनों टर्म्स को ठीक से एडजस्ट करो। b स्क्वायर माइनस 8b का मतलब क्या हो गया, b 8b कब बनेगा, जब ये 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4 कब होगा, जब ये b माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या ऐसा होगा, नहीं, देखो 2 इंटू 4 तब ये बनेगा जब ये b माइनस 4 का होल स्क्वायर हो, तब बनेगा ना, 2 इंटू b इंटू 4। c स्क्वायर प्लस 10c कब बनेगा, जब आप कहोगे यहाँ पर c प्लस 5 का होल स्क्वायर बने, और कोई तरीका नहीं है, तब ये 5 दूनी 10 बनेगा। बस इतना ही ख्याल रखना है तुमको। इसको ख्याल रखने का फायदा क्या हो गया, ये 50 अपने आप एडजस्ट होगा, तुम टेंशन मत लो। अगर ज्यादा इंटरेस्टेड हो दिखा देता हूँ, 3 है 9 जुड़ा तो 9 घटेगा, 4 है तो 16 जुड़ा 16 घटेगा, 5 है तो 25 जुड़ा तो 25 घटेगा, इनको जोड़ लो, ये -50, मतलब ये पूरा एडजस्ट हो गया इधर। अब ये सब जब अलग अलग जीरो होंगे, अब आपकी इक्वेशन पता है क्या हो गई,
आपकी इक्वेशन हो गई दिस प्लस दिस बराबर 0। इन तीनों स्क्वायर्स का सम 0 कब होता है? जब ये अलग अलग 0 हो। तो 2a आपका अगर -3 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई? -3/2। b की वैल्यू कितनी हो गई? 4। c की वैल्यू कितनी हो गई? -5। तीनों का अलग अलग होना 0 जरूरी है। अब सॉल्व कर लो। a इंटू बी अगर आप निकालोगे तो -3/2 इंटू 4 आ गया तो ये हो गया -6। b इंटू सी अगर आप निकालते हो तो ये हो गया आपका -20। c इंटू ए अगर आप निकालने जाते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 3 15/2 यहां लिख दिया मैंने। इसी को आपको सॉल्व करके बताना है कि आपकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मैंने पहले क्या निकाला है आप ध्यान से सुने। b की वैल्यू 4 आई तो मैंने निकाला a इंटू बी, ए इंटू के बाद मैंने b इंटू सी निकाला। अच्छा b इंटू सी देखो प्लस हो जाएगा कि माइनस है यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, और ये भी प्लस हो जाएगा आपका। तो देखो 20 के साथ मुझे कितना मिला? ये 7.5, या ऐसा कर लो ये 14 है, 14 प्लस 15/2, 14 दूनी 28, 15 कितना हो गया? 43/2। 43/2 आपका कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नथिंग कॉम्प्लेक्स, अगेन वेरी सिंपल केस, वेरी सिंपल केस। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, अलग अलग टर्म को 0 करो, एबीसी की वैल्यू निकालो, जो पूछा निकाल दो। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन। कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम कट किया आपने फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। द मटेरियल कट आउट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने एक स्क्वायर लिया है ऐसे, और इस स्क्वायर में मैंने आपको एक ऐसे वृत्त लगा दिया। ठीक है, सभी लोगों को पता है इसका जो रेशियो निकल के आता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है और जो ये सर्कल का एरिया होता है, ये 14:11 में होता है। मालूम होगा ये चीज, सभी को पता होगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि इसी चीज को अगर इसी के ऊपर सुपर इंपोज करते जाओगे, कितना, मान लेते हैं ए हाइट तक। देखो अगर क्यूब है तो ये स्क्वायर है, इसका हाइट मैं ए मान लेता हूं, तो इसको ए हाइट तक ऐसी ही फिगर को सुपर इंपोज करते जाओगे तो आपको पता है क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक सिलेंडर और आपको दिखेगा एक क्यूब, और उस सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब आपने काट लिया है। तो अगर इन दोनों को आप बराबर की हाइट दे रहे हो, ऑब्वियसली क्यूब के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर, तो वो हाइट कोई फर्क नहीं करेगी। अगर आप कैलकुलेशन इस चीज का कर रहे हो कि कितना एरिया ये है, कितना परसेंटेज है स्क्वायर का, जितना परसेंटेज ये एरिया स्क्वायर का होगा उतना ही परसेंटेज आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होगा क्यूब के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि आप इसके वॉल्यूम में क्या करोगे जरा बताओ? आप कहोगे a इंटू ए, एक a लगा दोगे हाइट वाला। इसके वॉल्यूम में आप क्या करते हो? पाई इंटू जो भी रेडियस है स्क्वायर, उसमें भी आप a लगा दोगे। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं कि ये पाई आर स्क्वायर इंटू ए वाला एरिया, इसका कितना परसेंटेज है a इंटू ए का, देखो ये a अल्टीमेटली कट जाएगा। इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी इट इज इक्विवेलेंट टू सिंपली इसका एरिया बटा स्क्वायर का एरिया। वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जब इक्वल हाइट दोनों को दोगे और तुम वॉल्यूम रेशियो निकाल रहे हो, इट इज इक्विवेलेंट टू ये वाला एरिया रेशियो, यहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर निकाल लो कि सर्कल का एरिया इसका कितना परसेंट है, तो वही सिलेंडर का एरिया होगा क्यूब का रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया तुम्हारा 11/14 का तुम्हें परसेंटेज निकाल लेना है। क्या तुम 14 8 112 जा सकते हो? नहीं। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे 14 7 98, 98 के बाद तुम्हारा बचेगा 12, 120। अब क्या जाओगे तुम? 14 9 जाओगे क्या? आप जाओगे 14 8 112 और फिर बचेगा 8, और 14 5 70 जाओगे क्या? यस, 14 5 70 के बाद 10 बचेगा, फिर 14 7 98 आप जाओगे। तो 78.57% आ रहा है, दैट इज 79% अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आपको अप्रॉक्स निकालना है। तो यही आंसर हो गया। अब कई लोग कहेंगे अरे 3D के सवाल में सर ने 2D के करके कैसे लगा दिया। समझना मेरी बात को, ये होती है क्लैरिटी कि 2D डायग्राम से 3D डायग्राम बनने में चेंज क्या आता है? हाइट मिलती है बस, तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। 78.57 इज इक्विवेलेंट टू 79%। ठीक है, शैल आई गो अहेड? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलते हैं। ये सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड AD और BC को आपने प्रोड्यूस किया है, वो मिल रहे हैं P पॉइंट पर, और DC और AB को प्रोड्यूस किया आपने, वो Q पॉइंट पर मिल रहे हैं। When produced, if the angle made by the diagonal BD and the chord AC at the center is given to be 120 and 144 degree respectively, then find PDC and DPC। चलो भैया देखते हैं क्या है, राइट क्या क्या एक्सटेंड हुआ है। AD और BC को आपने प्रोड्यूस किया तो P पे मिल रहा है, AD और BC।
ओके, ठीक है। ये पी पॉइंट में मिल रहा है एडी और बीसी। और क्या करना है, और डीसी को अगर प्रोड्यूस करोगे और एबी को प्रोड्यूस करोगे, ये कहीं ऐसे थोड़ा डायग्राम सही करना पड़ेगा, ऐसे करके, मतलब ठीक है, इसको प्रोड्यूस करके मान लो कि ऐसे जाएगा, तो ये की पॉइंट क्यू पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, जरा जल्दी से। ये कह रहा है कि जो बीडी कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना बनाती है, 120 डिग्री। अब बीडी कॉर्ड अगर सेंटर पे, मेरा सेंटर यहां पर है, इस पे 120 डिग्री बनाती है, तो वही बीडी कॉर्ड आप खुद ध्यान से देखो, यहां भी एंगल बना रही है, क्या ये 60 डिग्री बनाएगी? तो इसी को लिख लेते हैं। सेंटर पे बहुत कम डिग्री दिखा पाऊंगा मैं, तो इसलिए मैं इसको सीधा यहां दिखा देता हूं कि बीडी कॉर्ड अगर सेंटर पे 160 बना रही तो यहां 120 बना रही तो यहां 60 बनाएगी। ऐसे दिया है। जो एसी कॉर्ड है, एसी कॉर्ड आपकी सेंटर पे कितना बना रही है, 144। तो एसी कॉर्ड अगर सेंटर पे 144 बनाएगी तो यही एसी कॉर्ड यहां भी एंगल बना रही है, तो इसको मैं बोल दूंगा कि यहां पर ये 72 बना रही है, 144 का आधा। ये प्रॉपर्टी होती है, उसी से लिख दिया मैंने। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है पीडीसी यानी ये वाला एंगल माइनस डीपीसी यानी ये वाला एंगल, यानी उसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, निकालते हैं कैसे। देखो ये अगर 72 होता है तो ये भी 72 होता है। कैसे? क्योंकि ये 72 है और ये क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 180 माइनस 72 है, तो ये 72 होता है। ये अगर 60 है तो ये एंगल भी क्या होता है तुम्हारा, 60 ही होता है, क्योंकि ये 180 माइनस 60 है, तो ये 60 है। अब ये निकल गया कि नहीं? आप कहोगे 72 और 60, 72 और 60 कितना हो गया, 132, तो ये कितना हो गया, 48। क्या पूछा है तुमसे? पीडीसी, पीडीसी यानी 72 डिग्री माइनस डीपीसी, डीपीसी यानी 48 डिग्री, तो ये आंसर कितना आ गया, 24 डिग्री। सवाल जितना भयानक दिख रहा था है नहीं, सीधा सवाल है, 24 डिग्री। तो कुल मिला के ये आपके 15 सवाल आज के हुए पूरे, और बाकी 5 सवाल आप क्या करोगे, कैसे करोगे? अब 5 सवाल करोगे खुद। और इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल का नाम है रैमो सर ऑफिशियल। तो रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें। बाकी 5 सवाल जो आपका होमवर्क है वो जरूर करें, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको डेली वीडियो मिलेगी, शाम को 7 बजे वीडियो मिलेगी, या मैं लाइव आऊंगा, कुल मिला के 15 सवाल सॉल्व करूंगा, 5 होमवर्क दूंगा, तो वो जरूर करेंगे आप, मिस नहीं करना है इनको देखिए वीडियोस को, और आपको बहुत फायदा होगा। अप्रोच मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा एग्जाम के पहले, एक कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होगा कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि हर सवाल मुश्किल ही आएगा, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आएंगे, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। 80 सवाल ऐसे ही आएंगे जो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, लिटिल मॉडरेट या इजी, 80 सवाल ऐसे हैं जो सबसे मैनेज हो जाते हैं, बाकी 20 सवाल में फाइट है। तो उसके लिए क्या है, 80 सवालों को जितना जल्दी करोगे आप, उन 20 सवालों पे भी आप टाइम निकाल के कर ले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग आपको लगातार देते रहेंगे, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो रुकावट ना हो और वो बेहतर तरीके से चलती रहे। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद। अगला लेसन भी जरूर आएगा, आप जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।